बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए 6 नवंबर 2023 की तारीख तजवीज़ की है। उन्होंने ख़त चीफ इलेक्शन कमीशन को अरसाल किया है, जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आइन के आर्टिकल 48.5 के तहत 9 अगस्त को असम्बली तहलील हुई थी, लिहाजा 6 नवंबर 2023 को इंतखाबात की तारीख बनती है। ये तजवीज़ सामने उन्होंने रखी है। ताहम इसी ख़त में उन्होंने इस अमर का भी अयादा किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वजारत कानून और इंसाफ, चारों सूबाई हुकूमतों की ये राय है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डोमेन में आता है, यही नहीं उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सूबाई हुकूमतों और सियासी जमातों से मुशावरत के बाद सुपीरियर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस सिलसिले में रहनुमाई हासिल करे। हमने इसके बाद रिएक्शन भी सामने आ रहा है। कानूनी और आइनी हलकों में जो सदर मुमलिकत की जानिब से जो ख़त लिखा गया है उसके हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। बार के अब से कुछ देर कबल निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने एक नशरी इंटरव्यू में जब उनसे इस हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन की तारीख देना वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। सदर मुमलिकत की जानिब से तजवीज़ सामने आई है। अब इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गौर गौस करेगा, इसका जायज़ा लेगा, डिलिब्रेट करेगा। और ख़बर यही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कल इस सिलसिले में एक अहम इजलास मुशावरती तलब कर लिया है, जिसमें सदर मुमलिकत की जानिब से जो ख़त में तजवीज़ दी गई है आइंदा इंतखाबात की तारीख के सिलसिले में, उसका जायज़ा लिया जाएगा। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। इसके आइनी और कानूनी पहलुओं के हमें ज्वाइन किया है स्काइप वीडियो लिंक पर अशतर औसाफ साहब ने। आप बाहर कानून हैं, आइन पाकिस्तान से बाखूबी इल्म है आपको और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया अशतर औसाफ साहब प्रोग्राम सच तो के लिए खसूसी वक्त निकालने का। सर, सबसे पहला सवाल, सदर मुमलिकत की जानिब से जो ख़त लिखा गया है इसकी क्या लीगल वैल्यू है? आपसे पहला मेरा सवाल ये है, और इसकी कितना ये मीनिंगफुल जो उनकी एडवाइस है या बाइंडिंग जो उन्होंने एडवाइस आपको लगती है, इस हवाले से ज़रा हमारी रहनुमाई कीजिएगा। जी ज़रूर। आपको याद होगा कुछ ही अर्सा पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट के बारे में भी फिर आईनी और उसकी जो कानूनी हैसियत के बारे में सवालात उठे। और आपने देखा कि वो भी ट्वीट जो था उनका वो बिल्कुल गैर आईनी, गैर कानूनी और मैं यहाँ तक भी कहूँगा कि वो गैर तौर जो है वो हर जो नॉर्म है उसके खिलाफ था। अच्छा, ऑफिशियल जो बातें होती हैं वो ट्वीट के जरिए नहीं होती। और आपने ये भी देखा कि कितना हिजान पैदा हो गया, कितनी बातें हुई, मार्केट क्रैश कर गई और ये सारी बातें जो हैं ये हमारे मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ लेके जाती। वो अभी मामला ठंडा पड़ा था तो फिर अब ये जो है सारा सिलसिला शुरू हुआ और इसमें आप देखेंगे कि खुदा खुदा करके अब कहीं डॉलर की प्राइस जो है वो गिरी और रुपए की कीमत जो है उसमें इस्तेहकाम आया। आपका क्या ख्याल है कि ये जो उनकी चिट्ठी है जिसकी कोई आईनी या लीगल हैसियत नहीं है, उसका इम्पैक्ट नहीं होगा आपकी इकॉनमी पे, आपके सियासी इस्तेहकाम के ऊपर? क्या हिजान पैदा नहीं हो गया? कौन सा चैनल है जो इस पे बात नहीं कर रहा? कौन सा सोशल मीडिया का जो हैंडल है वो इसके ऊपर नहीं लिख रहा? तो ये एक अजीब सा सिलसिला है और मैं समझता हूँ ये चिट्ठी उसकी कड़ी है। अच्छा सर, ये बताइएगा आपने जी आप बात मुकम्मल कीजिएगा प्लीज। जी, उन्होंने 3 बातें, आपका सवाल जो था सर, उन्होंने 3 बातें उसमें लिखी हैं। एक, वो कहते हैं मेरे तई ये जो तारीख है, मेरा तजवीज़ है कि 9 नवंबर। समझते हैं कि वो तारीख खुद नहीं दे सकते, ये जानते हैं, उनको बखूबी इसका इल्म है क्योंकि वो इस पे एडवाइस ले चुके हैं और वो एडवाइस उन पे बाइंडिंग है। और उस एडवाइस में कहा गया है कि आप बराए मेहरबानी ये काम न कीजिएगा क्योंकि ये आपकी डोमेन में नहीं है। कुछ ही अर्सा पहले आप ही ने एक कानून के ऊपर अपने दस्तखत ज़ब्त किए थे जिसमें ये सारे इख्तियारात
तफवीज़ कर दिए गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। दूसरी बात यह है कि वो फरमाते हैं कि इसमें मशावरत जो है वो करना ज़रूरी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। वो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर रेफरेंस लेना है, अगर आपने ओपिनियन सीख करनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तो वो सिर्फ और सिर्फ सदर मुमलिकत मांग सकते हैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट से ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। वो किसी को कह नहीं सकते कि आप जाके एडवाइस लेके आइए। ये भी गलत हो गया, ये भी गैर आईनी है। ना उनके पास कोई एग्जीक्यूटिव इख्तियार है, ना उसके अंदर उनकी कोई किसी किस्म की जुरिस्डिक्शन है, ना वो किसी को डायरेक्शन दे सकते हैं। ठीक है सर, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत भेजा गया है, कल इसका इजलास होगा। पहले भी सदर मुमलिकत ने दावत दी थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को लेटर लिखा था कि इलेक्शन की डेट पे मुशावरत की जाए, उसका जवाब भी दे दिया गया था। अब आप समझते हैं कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन जाहिर सी बात है बहुत से लोग इंटरेस्टेड होंगे, क्या मुतवक्किर रिस्पॉन्स होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का? जब पहले भी चिट्ठी लिखी थी सदर मुमलिकत ने, गो कि वो इस चिट्ठी को नहीं लिख सकते थे, मैंने कहा कि उन्होंने अच्छा किया है कि उन्होंने एक अमल को आगे लेके चले हैं जी। शायद वो मेरी बात जो थी वो कोई सही नहीं थी, क्योंकि वाकई उनको कोई इख्तियार नहीं है। मेरी राय तो ये थी कि सबको बाहम मशावरत करके ये सारे काम करने चाहिए। भले सदर को इख्तियार नहीं है, भले किसी और के कोई इख्तियार है, क्यों नहीं हम इन चीज़ों को बालाए ताक रख के ये कर लेते कि मुल्क और कौम की सलामती के लिए, उसके इस्तेहकाम के लिए हम ईगोज को, हम इन सब बातों को पसे कर दें और बैठ के इस सारे सिलसिले को समेट लें, इसको निपट लें और इसके अंदर मुल्क और कौम की सलामती को, उसकी माशी सूरत हाल को देखते हुए कोई अमल ऐसा करें जिससे ठंडक आए, ना कि तेजी आए। लेकिन मेरी बात का शायद कोई अहमियत नहीं है। ये सिलसिले अब दोबारा शुरू हो गए हैं। सदर मुमलिकत के पास कोई इख्तियार नहीं है कि सूबाई असेंबलियों के मुतालिक कोई बात कर सके जी, बिल्कुल नहीं। अब आपको छोटी सी बात मैं कहूँ, सदर मुमलिकत ने कहा कि जी 2 नवंबर या 4 नवंबर या 9 नवंबर, जो 6 नवंबर सर, 6 नवंबर की तजवीज़ दी है सर। 6 नवंबर जी सर। अब गवर्नर साहब जो हैं वो कहते हैं भाई 6 नवंबर तो ठीक नहीं है, मैं तो 16 नवंबर कहूँगा, और वो KPK के गवर्नर है। अब क्योंकि मफरूजे की बात कर रहे हैं, ठीक, सिंध के गवर्नर कहते हैं नहीं, आप इलेक्शन कराएंगे और वो कराएंगे 12 दिसंबर को, और ये मेरा हुक्म है, ठीक। और जनवरी में इलेक्शंस की बात करते हैं पंजाब के CM, बलूचिस्तान के CM कहते हैं मैं इन सब की बात नहीं मानता, सदर की नहीं मानता, मेरे सूबे में आप इलेक्शन कराएं 8 दिनों के बाद, तो हिजान पैदा होगा। और सर एक मैं ऐड कर दूं, 30 नवंबर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नई हल्का बंदियों की भी कट ऑफ टाइम डेट दी हुई है सर, 30 नवंबर। अब मुझे बताइए कि जब आईनी तकाजा ये है कि इलेक्शन होंगे सेंसस की बुनियाद के ऊपर जी, तो इलेक्शन कमीशन तो अपना काम कर रहा है। आप इलेक्शन कमीशन को की बदनीयती कहां से लेके आते हैं? और हर तरफ से मैं कह रहा हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और इलेक्शन कमीशन के अरकान जो हैं वो इलेक्शन नहीं कराना चाहते। ये कहां से इख्तिरा आ रही है? इंपॉर्टेंट होता है सर। अशरफ साहब का तकलीफ माजा सर, एक राय ये भी है कि सदर मुमलिकत ने तजवीज दी, कोई ऐलान नहीं किया है, तो एक तरह से उन्होंने हिजानी कैफियत नहीं पैदा की, एक तजवीज दी है, नुकात रखे। आप इससे एग्री करते? बिल्कुल भी नहीं। ओके, जो काम आप डायरेक्टली नहीं कर सकते वो जब आप इनडायरेक्टली करते हैं तो फिर ना सिर्फ हिजान होता है बल्कि तूफान आता है। ओके, ठीक है। ये तो अफरा तफरी फैलाने वाली बात है कि जो आप कर ही नहीं सकते और आपको पता नहीं कर सकते, फिर भी आप कहते हैं, मसलन आपको कहा जाता है आप तकरीर ना करें और आप आके कहते हैं मुझे तकरीर करने से तो रोका गया है, लेकिन अगर मैं तकरीर करता तो मैं ये बात कह देता, तो फिर आपने क्या कहा? ओके, आपने तो
वायलेट किया ना। पॉइंट टेकन सर। एक और नुकता सर, ये भी बात आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चूंकि कोई तारीख का ऐलान नहीं किया गया, अगर उनकी जानिब से कोई तारीख आ जाए तो शायद ये गैर यकीनी की सूरत खत्म हो जाएगी। यू एग्री विद इट? आई टोटली एग्री विद दिस प्रोपोजिशन, बट आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी तो लिमिटेशन देखें जी। वो एक तरफ तो वो हल्का बंदियां कर रहे हैं, जो कि जब वो अमल खत्म होगा उस पर एतराजात आएंगे वोटर्स के। अब बहुत सारे वोटर्स जो हैं वो फौत हो चुके हैं जी, उनके वोट्स को इस सेंसस में पता चला है कि वो नहीं है, उनको खारिज करना है। बहुत सारे नए वोटर आ गए हैं, उनको इंदराज करना है। और क्या ये करीने क्यास नहीं है कि इसके अंदर जो रद्द-बदल होगा कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, उसमें एतराजात आएंगे। उन एतराजात को आप निपटाए बगैर इलेक्शन का ऐलान कर दें, मुनासिब होगा। चलिए ठीक, मैं मान लेता हूं कि इलेक्शन कमीशन अगर कर देता है ऐलान इलेक्शन का जी, और वो इलेक्शन उस तारीख तक नहीं हो सकते, तो फिर और बुरी बात नहीं हो जाएगी। ओके। तो एक इलेक्शन की तारीख देना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। सही। इसके अंदर इस्तेकाम लाना सारे सिलसिले में, इसको ठंडे दिल से करें। जल्दबाजी क्या हो रही है? ये जल्दबाजी का सिर्फ एक ही नतीजा निकल रहा है कि हर कोई अपना ओपिनियन दे रहा है। हर कोई जो है, जो क्वालिफाइड भी नहीं है, मैं भी समझता हूँ मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, बिकॉज मुझसे तो ना सदर मुमलिकत ने पूछा है, ना इलेक्शन कमीशन ने पूछा है, आपने पूछा है, तो मैं अपनी राय दे रहा हूँ। ठीक। ओपिनियन जो है जब दे दिया लॉ मिनिस्टर ने, ओपिनियन दे दिया लॉ मिनिस्टर्स ने ऑफ द प्रोविंसेस, तो ये बाइंडिंग हो जाते हैं ऑन द गवर्नर्स एंड आल्सो द प्रेसिडेंट। They should abide by it. They should abide by it, sir. Thank you very much. आपने अपने इनपुट दिया, आपका बहुत शुक्रिया अशरफ हसास खुसूसी गुफ्तगू करने का। व्यूअर्स, अब ज़ाहिर बात है ख़त सामने आया है, तजवीज़ सामने आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। कल इस पे जो मौक़िफ़ आएगा उस पर हम बात कर रहे होंगे, लेकिन आपको हमने कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल आस्पेक्ट से इस हवाले से बताया। अब एक वक्फ़ा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो कायद मुस्लिम नवाज शरीफ साहब ने वतन वापसी का ऐलान किया है 21 अक्टूबर को। क्या उनके लिए पॉलिटिकल और लीगल चैलेंजेस होंगे? पीपल्स पार्टी बिलखसूस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कुछ शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं पीडीएम हुकूमत में शामिल मुस्लिम लीग नून की जानिब, लेकिन बैरुल सतूर नाम लिए बगैर। उस हवाले से भी जानेंगे। एक वक्फे के बाद हमें ज्वाइन करेंगे इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, साबिक वफाकी वजीर हैं, मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा, उनसे गुफ्तगू करेंगे। एक वक्फे के बाद वक्फा ले लीजिए। किस्से जो कभी बयां ना हुए, सकाफतें जो कभी आम ना हुई, कोहदश्त में छुपी दिलचस्प दास्तानें की है जिनकी परवरिश राज़दां फिज़ाओं ने। मैं हूं इरफान मलिक और मैं लेकर जाऊंगा आपको एक ऐसे सफर पे जहां मिलेंगी अनकही दास्तानें, तारीख के रंग, दिलफरेब रहन सहन। सफर करेंगे हम बर्फज़ारों से नीलगू पानियों तक और दिखाएंगे ऐसे मुकामात जो हैं वतन की पहचान, पहचान पाकिस्तान। The ultimate cricketing showdown in Asia is back. The most anticipated clash of the event is here. The big guns from Asia are here to compete for the glory. This is the Asia Cup, the tournament that will have you on the edge of your seats.
Don't miss it. वेलकम बैक व्यूअर्स, हमें ज्वाइन की है इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सच तो के लिए वक्त निकालने का। हम आपसे गुफ्तगू करेंगे जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है। स्टार्टिंग में सर, नवाज शरीफ साहब ने वतन वापसी की तारीख का ऐलान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने किया और 21 अक्टूबर की डेट आई है। पहले और भी डेट्स आई थी, 15 अक्टूबर आई, अब फाइनली 21 अक्टूबर। सर आपसे मेरा सवाल ये है कि आप लोगों की 16 माह की हुकूमत गुजरी है PDM की, अंडर द लीडरशिप ऑफ शहबाज शरीफ साहब, आप उनके बड़े फ्रंटलाइन मिनिस्टर थे। क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे नवाज शरीफ साहब को? 2019 पे गए थे, 2023 में आ रहे हैं, पॉलिटिकल स्पीकिंग, लीगल स्पीकिंग, और किस बयानिए के साथ आप लोग अब जब इलेक्शनियरिंग शुरू होगी मैदान में उतरेंगे, सियासी मैदान में? खुर्रम साहब जी, बहुत शुक्रिया अनवर साहब। सबसे पहले तो मियां नवाज शरीफ को दो कानूनी रुकावटों का सामना था। एक तो उनकी जो ताहयात नाअहली थी जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामान ने उसमें तरमीम करके उसकी मुद्दत 5 साल मुकर्रर कर दी है। लिहाजा उनकी जो नाअहली थी वो जुलाई 2022 में ख़त्म हो चुकी है। दूसरा उनके सामने जो चैलेंज है वो जो नैब कोर्ट से, जो आपको याद होगा नाजरीन को, जी जी, कि अरशद मलिक साहब का एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल मरहूम का डिसीजन है, जिसके बारे में वीडियोस आई कि उनको दबाव डालकर ही फैसला लिया गया और भी उसमें बहुत सारी पेचीदगियां थी। तो लिहाजा वो अब इस वक्त ज़ेर अपील है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो मियां नवाज शरीफ वापस आकर अपने आप को अदालत के सामने पेश करेंगे और अपनी अपील की पैरवी करेंगे। और हमें बहुत तवक्को है कि चूंकि मरीम नवाज साहब की पहले ही इसी केस में बरीयत हो चुकी है, तो अदालत मियां नवाज शरीफ को भी रिलीफ देगी और वो इंशाल्लाह फिर सियासत में हिस्सा लेने के और पार्लियामान का रुकन बनने के अहल होंगे और इंशाल्लाह इस इंतखाबी मुहिम की क़यादत भी करेंगे और मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो उम्मीदवार भी होंगे बताते उस मौके। अच्छा सर, इसमें मैं आता हूं सर आगे। इस पे सर एक इन बिटवीन क्वेश्चन है। आपने कहा मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे, दैट इज एन इंपॉर्टेंट लाइन। आपने कहा वो अपने मुकदमात का सामना करेंगे, तो सर मुकदमात का सामना वो आएंगे तो मतलब वो तो पाबंद सलासल थे और फिर ख़राबी सेहत की वजह से उनको एक प्रोविज़न मिली, रिलैक्सेशन मिली और गए, दोबारा वहाँ आके लैंड करेंगे और फिर अपने सर अदालतों का सामना करेंगे? जी, हमेशा से वो तो आपको मालूम है कि जब नैब में इनका केस चल रहा था तो 250 पेशियां जो है मियां नवाज शरीफ ने अदालत के सामने वो खुद पेश होते थे, यही मिसाल कायम करने के लिए कि जो लीडरान हैं वो कानून के सामने जनाब दे हैं। अगर जो उन्हें इंसाफ नहीं मिला, उनके साथ नाइंसाफी हुई, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक मिसाल कायम की। तो अभी भी इसी तवक्को के साथ कि जो आज की अदालतें हैं ये वो अदालतें नहीं है जो उस वक्त की जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसका हिस्सा है। तो लिहाजा वो अदालत के सामने पेश होंगे। वो जेल जाने से भी कोई घबराते नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहादुरी से पहले भी सामना किया है, अगर जरूरत पड़ी फिर सामना करेंगे, लेकिन हमारी तवक्को यही है कि उन्हें अदालत से रिलीफ मिलेगा और वो कानून के सामने पेश होकर अपना केस जो है लड़कर इंशाल्लाह उसमें सुरखरू होंगे। उनके सामने चैलेंज जो है वो दो बातों का है। ज्यादा चैलेंज उनके सामने ये है कि जो 16 माह की एक मुश्तरका हुकूमत थी, उसकी बहुत सारी जिम्मेदारी जो है वो हमारे मुखालफीन भी और बहुत सारे दोस्त भी जो हैं वो मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग नून पर डाल रहे हैं। हालांकि उसमें पूरी तरह तमाम जमातें का हिस्सा था, उनके वज़रा थे। तो पहला तो उनके सामने जो नैरेटिव चैलेंज है वो ये है कि कौम को ये बताना है कि ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं थी, उसकी जो अच्छाइयां हैं या उसकी जो नाकामियां हैं उन सब में वो 15 जमातें पूरी तरह बराबर की जिम्मेदार हैं और सांझी जिम्मेदारी थी सबकी। और दूसरा जो वो कौम के सामने रखेंगे कि जब 2013 में इससे बदतर हालात थे कि ना सिर्फ बिजली की लोड शेडिंग थी बल्कि मुल्क को बदतरीन दहशतगर्दी का सामना था। मई 2013 में जब कौम ने हमें मुंतखब किया, कौम के सामने आपको मालूम है कराची में रोजाना दर्जनों अफराद की टारगेट किलिंग होती थी। मुल्क के अंदर जो है वो महंगाई उस वक्त भी 23% थी और पाकिस्तान में नई सरमायाकारी नहीं हो रही थी। लेकिन जब पाकिस्तान के अवाम ने मुस्लिम लीग नून को मौका दिया और पार्लियामान में अपनी अक्सरियत दी, तो हमने ये देखा कि नवाज शरीफ ने ये सारे मसले, उन्होंने दहशतगर्दी से लड़े, शिकस्त दी,
लोड शेडिंग खत्म की, कराची की टारगेट किलिंग खत्म करके कराची को पुरअमन किया, सी पैक लेकर आए, और महंगाई में जितना कंट्रोल पाकिस्तान के अवाम ने उन सालों में देखा है, ना उससे पहले ना उसके बाद वो मुमकिन हो सका कि 1% सिर्फ फूड इन्फ्लेशन थी और टोटल इन्फ्लेशन जो है वो 3.4% थी। तो लिहाजा ये सब जो कारनामे हैं ये सियासी वादे नहीं है, ये अब रिकॉर्ड का हिस्सा है मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नेंस है। तो लिहाजा वो कौम के सामने रखेंगे और इसी वादे पर रखेंगे कि पहले भी कौम को इंतहाई मुश्किल हालात से निकालने में नवाज शरीफ का ही किरदार था और इंशाल्लाह दोबारा भी होगा। खुर्रम साहब, शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर बात है उनके छोटे भाई भी हैं और PMLN के प्रेसिडेंट हैं और नवाज शरीफ साहब को अपना कायद समझते हैं। इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर, आप पावर मिनिस्टर थे, तो सर ये जो अब बड़े लंबे लंबे बिजली के बिल भी आए और यही हमें पता चला कि ये 1 जुलाई को जब आप लोगों के दौरे हुकूमत था उस वक्त जो इजाफा किया गया था उसका फॉल आउट जो है अगस्त में बिल्स में आया, फिर महंगाई भी है, IMF से जो मुआहदा दोबारा हुआ था ये जो 9 माह का, उसमें इतनी कड़ी शराइत हैं कि वो निगरान हुकूमत ने कोशिश भी की लेकिन वो 200 यूनिट से ऊपर बात नहीं गई और 400 यूनिट के जो कंज्यूमर्स थे उनको कोई रिलीफ नहीं मिला और जो 200 यूनिट को मिला वो भी किस्तों में बिल अदायगी का। तो मैं इस सवाल से जानना चाह रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो अपने इलेक्शन ट्रेल पर, कैंपेन पे बड़ी खुली खुली और साफ साफ बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं हम तो जिम्मेदार उन वजारतों के हैं जिनमें हमारे वज़रा थे और जो हम काम कर रहे थे। तो बक स्टॉप्स एट यू, PMLN। तो सर ये चाहे वो गुजरावाला की आवाम हो या लाहौर की आवाम हो, सर वो शहबाज शरीफ साहब का ये जो हुकूमत है, ज़ाहिर बात है ही वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड यू आर द की मिनिस्टर्स। नवाज शरीफ साहब उस चीज़ को, उस ब्रांड को वो फेस करेंगे, अब उनको सामने लाया जाएगा। सर बिलावल साहब ने तो डिस्टेंस कर लिया। जी नहीं, वो फेस तो करेंगे और अब पहले तो देखिए एक और हकीकत आपके नाज़रीन के सामने रखनी है कि 16 माह की हुकूमत में सर वो ये 15 जमातें हुकूमत का हिस्सा थी, उनके वज़रा थे, उनका एक मिसाली ताउन और हिमायत शहबाज शरीफ को हासिल रही है। और तमाम जो फॉर्मल जो फोरम्स थे फैसला साजी के, चाहे वो ECC थी, कैबिनेट थी, CCI थी, उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातें मुकम्मल तौर पर शामिल थी उस सारी मुशावरत में और फैसले करने में। तो लिहाजा अब उनका ये कहना है कि जी हाँ वो फैसला हमारा ठीक था और उस फैसले में हम शामिल नहीं थे, ये दुरुस्त नहीं है। और फिर जाहिर है एक सियासी गुफ्तगू होनी है आने वाले दिनों में इलेक्शंस के लिए, तो फिर हमारे पास भी बहुत मौका होगा कि हम भी फिर अगर कायदे मोहतरम ने हमें कहा कि इसका कोई जवाब दिया जाए, लेकिन उनकी जो हदायत है वो यही है कि पीपल्स पार्टी के साथ हमने जमहूरियत के लिए एक बहुत जबरदस्त ताउन की मिसाल कायम की है। तो लिहाजा इसको इतनी आसानी से हम उसको डीरेल नहीं करेंगे और चाहेंगे कि तमाम जमातें जो हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात दुरुस्त रहें। लेकिन जो अहम बात है जो मैं अपने गुजरांवाला के वोटरों से सुन रहा हूँ, आपने बिलों का जिक्र किया और दूसरे इश्यूज में महंगाई का जिक्र किया, जो वोटर है हमारा वो आज हमसे ये पूछा है, मुझसे दोबारा पूछ रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पे मैं जाता हूँ कि ये ठीक है कि जी आपके दौर में ये हुआ और उससे पहली जो तरीके इंसाफ की हुकूमत थी उसमें ये हुआ। सवाल अब जो सबसे बड़ा लोग कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपने इस मुश्किल से हमें निकालना कैसे। तो लिहाजा लीडर की ये क्रेडिबिलिटी कि उसके पास ना सिर्फ एक मंसूबा हो बल्कि उसका मादी ये बताता हो कि उसने पहले भी कामयाबी से बहरानों से निपटा है, वो इंतहाई अहम हो गई है। और इसीलिए मोहम्मद नवाज शरीफ के बतौर कायद मुस्लिम लीग नून उनकी अहमियत है कि उन्होंने अपनी लीडरशिप में जो पाकिस्तान के 5 सबसे बड़े मसले थे, लोड शेडिंग, दहशतगर्दी, कराची का अमन, CPEC लेकर आना और महंगाई, वो पांचों की पांचों उन्होंने अपने 4 साल दौर में मुकम्मल तौर पर हल करके पाकिस्तान की आवाम के सामने रख दिए थे। तो लिहाजा उनसे बेहतर क्रेडिबिलिटी इस चीज के लिए कि अब आने वाले दिनों में ये मामला कैसे हल होंगे, उनसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी किसी की ना है और ना हो सकती है। और आखिरी बात जिसका कम जिक्र होगा वो ये है कि बैरून मुल्क भी जितनी नवाज शरीफ की क्रेडिबिलिटी है, बतौर 3 दफा वजीर आजम के और पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने के हवाले से, वो पाकिस्तान के और किसी लीडर में नहीं है। दुनिया उनको इज्जत की निगाह से देखती है। तो लिहाजा पाकिस्तान के जो फॉरेन रिलेशंस हैं जिसको रिपेयर करने का आगाज बहुत कामयाबी से शहबाज शरीफ साहब ने किया था, उसको मियां नवाज शरीफ की जात जब वहां आएंगे बतौर वजीर आजम तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो खारजा ताल्लुकात में जो बहुत सारे सवालात हैं पाकिस्तान की साख के बारे में, इंशाल्लाह वो भी दूर होंगे। खुर्रम साहब, एक सवाल बिजली के से फिर आगे बढ़ेंगे पॉलिटिकल क्वेश्चन के। सर ये सेक्रेटरी पावर ने हमने लास्ट वीक भी प्रोग्राम किया, उनका 8 करोड़ यूनिट बिजली चोरी का जो है
وہ پتہ چلا لیا گیا ہے. تو میں اس لیے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ 16 ماہ وزیر توانائی رہے سر, یہ 8 کروڑ یونٹ بجلی چوری, اور بجلی چوری جو ہے وہ موجودہ نگران وزیر توانائی کہتے ہیں کہ یہ انفلیٹڈ بلز کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے دور میں کیوں کر ان پر حتمیت کے ساتھ ہاتھ نہیں ڈالا گیا, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجلی چوری جو ہے اس پہ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں اور جرمانے بھی ہو رہے ہیں, اور پتہ چلایا جا رہا ہے کہ بجلی اور گیس اتنے بڑے پیمانے پہ اس کی چوری ہو رہی تھی. خرم صاحب جی, میں تو صرف نیک خواہشات کا اظہار کروں گا کہ جو کام ابھی نگران وزیر صاحب نے شروع کیا ہے وہ کامیابی سے کریں, لیکن جو زیادہ کام ہونے والا ہے وہاں ابھی شروع نہیں ہوا. کام ہونا ہے پورے خیبر پختونخوا میں, جہاں تقریباً خود سیکٹری پاور کے جو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 128 ارب روپے کی چوری ہے ایک سال میں. کام ہونا ہے پورے بلوچستان میں, جہاں انہی اعداد و شمار کے مطابق 138 ارب روپے کی چوری ہے. قبائلی علاقوں میں ہونا ہے جہاں 51 ارب کی چوری ہے. اسی طرح سکھر اور حیدرآباد میں 58 ارب 57 ارب کی چوری ہے. تو لہٰذا اگر آپ پورے پنجاب کی جو 5 ڈسکوز ہیں جہاں سے آپ کو زیادہ ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے, روزانہ نمبرز بھی آ رہے ہیں, پورے پنجاب میں 99 ارب روپے کا لاس ہے جو ایشو کی ہیں اعداد و شمار. جبکہ صرف اکیلے کوئٹہ میں جو کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے 178 ارب کا, یعنی اس سے 39 ارب زیادہ پورے ایک صوبے کے مقابلے میں بلوچستان کا لاس ہے, جہاں آبادی بھی کم ہے اور بجلی کا یوزیج بھی کم ہے. تو میری تو یہی خواہش ہوگی کہ ان صوبوں میں اب اگر انہوں نے یہ ہاتھ ڈالا ہے تو وہ پشاور اور بلوچستان اور اسی طرح اندرون سندھ میں وہاں زیادہ ڈیویڈنڈز ہیں چوری کو پکڑنے کے اور لاسز کو کم کرنے کے. پنجاب کی ڈسکوز میں تو پہلے ہی مارجن کم ہے. سر سوال یہ تھا کہ یہ ہاتھ اس وقت سیاسی حکومت کے دور میں کیوں کر نہیں ڈالا جا سکا. سوال یہ تھا, یہ نہیں تھا کوئٹہ, پشاور یا پنجاب. میرے سوال کا زاویہ تھا کہ اس وقت کیوں کر نہیں ڈالا جا سکتا, وجہ کیا ہوتی ہے؟ جی, اس وقت وجہ یہی تھی کہ جو ایک ہمارے سامنے 16 مہینے کا وقت تھا, اس میں یہ ٹارگٹ پورا کرنا میرے تو خیال میں ابھی بھی بہت مشکل کام ہے. اگلے 3 ماہ میں اس کو کرنا انہوں نے ایک آغاز کر دیا ہے, لیکن ان جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہاں ایک مستقل طور پہ کلچر کی تبدیلی, اور انوار صاحب جو اصل میں اس کی بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بجلی کی جو سب سے بڑے مسائل ہیں, چاہے وہ آپ انہیں چوری کہہ لیں, بلوں کی بازیابی, وہ وہی ہے جہاں پاکستان کی عمومی حاکمیت کمزور ہے. اچھا, یہ صرف آج کا آپریشن تو نہیں کرنا نا, ہم نے آپ نے مستقل طور پہ ہر سال اس لاسز کم کرنے. تو یہ ایک آغاز ہے, اگر اس سے کوئی ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہے جو آنے والی حکومت کے لیے کارآمد ہو تو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. اوکے سر, اور دوسرا ایک اور نکتہ, کیونکہ آپ کا اکانومی کا بھی بیک گراؤنڈ ہے سر, اب ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایڈمنسٹریٹو میجر سے, گورننس میجر سے جو ڈالر کا ریٹ ہے اس میں بھی کمی آئی ہے, اور شوگر کے بھاؤ میں, چینی کے بھاؤ میں بھی کمی آئی ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر گورننس, بہتر ایڈمنسٹریٹو میجرز لینے چاہیے اور مستقل بنیادوں پہ, تاکہ یہ جو ہائی جیک ہو جاتی ہیں پرائسز, اسمگلنگ ہو یہاں بھی بالکل وہی مثال ہے, بالکل وہی مثال ہے جو بجلی کے حوالے سے ہے کہ شارٹ ٹرم میں ایڈمنسٹریٹو میجر لے کے آپ ضرور کچھ گین کر سکتے ہیں, لیکن میڈیم اور لانگ ٹرم میں گورننس کا ایشو ہے. آپ نے اپنا جو پورا سمجھ لیں کہ چمن سے لے کر تورخم کا جو بارڈر ہے افغانستان کا, سر اس کی پھر پولیسنگ امپروو کرنی ہے, اور تمام ایجنسیز کی پولیسنگ امپروو کرنی ہے کہ وہاں سے نہ ہو سکے. اسی طرح جو ہے یہ جو آپ عارضی طور پر تو بازار بند کر سکتے ہیں جہاں ڈالر کا کاروبار ہوتا ہے, لیکن اس کو پرماننٹلی اس معاملے کو حل کرنے کے لیے پھر اسٹیٹ بینک کی جو ویجیلنس ہے وہاں اس میں امپروومنٹ چاہیے. تو لہٰذا بہت سارے ایسے ایشوز تھے جو کہ ہمارے آڑے آ رہے تھے, لیکن اگر نگران حکومت نے اس بحران کا احساس کرتے ہوئے ایک آغاز کر دیا ہے تو آنے والی حکومت کے لیے کچھ آسانی ضرور پیدا ہوگی. امپورٹنٹ آپ نے بات کی. سر اس حوالے سے بتائیے گا, نواز شریف صاحب کی 21 اکتوبر جو ہے ارائیول ڈیٹ ہے, صدر مملکت نے سر آج تجویز کی ہے 6 نومبر. تو سر پی ایم ایل این کا کیا موقف ہے؟ پھر تو وہ ظاہر بات ہے, آپ نے کہا نواز شریف صاحب نے آپ لوگوں کی الیکشن کیمپین کو لیڈ کرنا ہے, تو آپ کی جو ٹائم لائن ہے اس کے مطابق تو پھر یہ 6 نومبر مارجن ہی نہیں ملے گا نواز شریف صاحب کو الیکشن کیمپین کرنے کا. جی, اگر آپ صدر مملکت کے خط کو غور سے پڑھیں گے تو وہ ایک زیادہ تجویز ہے جی, یا ایک مشورہ ہے
جو الیکشن کمیشن کو دیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن اس پہ واضح طور پر پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ وہ اس کے پابند نہیں ہے. صدر بطور ایک انتظامی یونٹ کے سربراہ کے وہ الیکشن کمیشن کو کسی بھی طرح کی ہدایت نہیں دے سکتے، خاص طور پہ جبکہ الیکشنز ایکٹ 2017 جو ہے اس میں حالیہ ہفتوں میں ترمیم پارلیمان کر چکی ہے اور واضح طور پر کہہ چکی ہے کہ یہ جو تاریخ دینے کا معاملہ ہے وہ براہ راست الیکشن کمیشن کے اب ہاتھ میں ہے. اور اس میں جو فرق آیا ہے خطوط میں وہ یہی ہے کہ صدر مملکت نے جب کچھ عرصہ پہلے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لیے خط لکھا تھا تو انہوں نے اس میں الیکشنز ایکٹ کے بجائے آئین کا حوالہ دینے کے انہوں نے الیکشنز ایکٹ کے سیکشن 57(a) کا حوالہ دے کر کہا تھا کہ ہی از اناؤنسنگ دا ڈیٹ. جی یہاں ان کی اتھارٹی ہے، تو اس دفعہ تو انہوں نے شوڈ بی اور مے بی کا لفظ استعمال کیا ہے. تو لہذا ان کی سفارش اور مشورہ جو ہے وہ ضرور انہوں نے ایک آئینی سربراہ کی حیثیت سے دیا ہے، اگرچہ ان کی آئینی مدت ختم ہو چکی ہے، لیکن بالآخر یہ تمام ذمہ داری جو الیکشن کروانے کی اور اس کی تاریخ دینے کی وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہی ہے، اور وہی اس کا فیصلہ کریں گے. اور وہ کہہ چکے ہیں کہ 30 نومبر کو وہ حلقہ بندیاں جو ہیں نوٹیفائی کر دیں گے، اس کے بعد 54 دن انہیں کم از کم چاہیے. تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ 23 جنوری یا اس کے آنے والے 1-2 ہفتے میں انشاءاللہ اسی ٹائم لائن کے مطابق انتخابات ہو جائیں. خرم صاحب، آپ نے جنوری اور اس ٹائم لائن کی بات کی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب مظفر گڑھ میں تھے اور وہ تقریر کر رہے تھے. ظاہر بات ہے وہ لاہور، اور کل ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بھی ہے. ان کا کہنا ہے لیول پلینگ فیلڈ صرف ایک جماعت کے لیے ہے، اور آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے وہ جماعت جو ہے بین الستر آپ ہی جماعت کی طرف اشارہ لگتا ہے، باقی کسی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. یہ کیا وجہ ہے سر؟ لیول پلینگ ہر جماعت جو ہے وہ اپنے صوبے سے باہر، ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ سندھ میں ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اچھا، کیونکہ وہاں جو نگران حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی اور ان کی جو اپوزیشن تھی اس کی بنائی ہوئی ہے. ہمارا اس میں رول نہیں ہے، ہماری اس میں مشاورت نہیں ہے، ہمیں اس میں اکوموڈیٹ نہیں کیا جا رہا. تو یہ اس کو ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ اب چونکہ الیکشن مہم کا حصہ ہیں اور اس میں وہ خطاب کر رہے ہیں تو اسی بہاؤ میں وہ یہ بات تو کر سکتے ہیں. لیکن میں پھر دہراؤں گا کہ جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، جو مشترکہ مفادات کاؤنسل کا جو اجلاس تھا اس میں وزیر اعلیٰ سندھ پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ موجود تھے، پیپلز پارٹی کے وزراء موجود تھے. لہذا جو فیصلہ وہاں ایک متفقہ طور پر کیا گیا اس کی ذمہ داری اتنی ہی پیپلز پارٹی پہ ہے جتنی باقی کسی جماعت پہ. تو لہذا انہوں نے وہ فیصلہ کیا ہے جس کے مضمرات کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم اس پر بحث کریں. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ہمیں ایک امید دے دی ہے کہ وہ 30 نومبر تک نوٹیفائی کر دیں گے نئی حلقہ بندیاں. اس کے بعد 54 ڈیز لکھے ہوئے ہیں الیکشنز ایکٹ میں، تو 54 ڈیز کے بعد انشاءاللہ پاکستان میں انتخابات ہوں گے. تو ہم وہ جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں کسی کو نہیں معلوم، صرف ایک ہی جماعت کو معلوم ہے، ہماری بنیاد بھی یہ بات کہنے کی الیکشن کمیشن کی دی ہوئی تاریخ اور اس کے بعد قانون پڑھنے کے بعد جو ہے وہ تاریخ کا تعین ہوگا. تو لہذا وہ ہمارے سامنے ہے بالکل ٹائم لائن. One more question on Bilawal Bhutto, then we move on to the political landscape of Punjab, جو آپ کا قلعہ ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ظاہر بات ہے ان کا بھی بہت زیادہ ووٹ بینک ہم نے دیکھا 2018 میں تھا اور ابھی بھی پارٹی موجود ہے. البتہ ان کے چیئرمین جو ہیں وہ پابند سلاسل ہیں. سر، میثاق جمہوریت 2 کی بھی بات کی کہ انٹرسٹڈ تھے لیکن پی ڈی ایم انٹرسٹڈ نہیں ہے، دلچسپی رکھتی، اور آپ لوگ اور پیپلز پارٹی ظاہر بات ہے میثاق جمہوریت کو کہتے ہیں ایک بڑا سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ میثاق جمہوریت 2 کی ضرورت ہے جس کی طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اشارہ کیا، اور انہوں نے تقریر بھی کی تھی کہ ہمیں آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کو ایسی پالیسی اب بنانی چاہیے جس میں ہم آگے کی طرف بڑھیں، اپنے آپ کو ماضی کی قید میں نہ رکھ پائیں؟ جی، اس کا حصہ ہوگا کہ جو معیشت کی بحالی کے لیے چند جو سیاسی طور پر مشکل فیصلے ہیں جس میں نمبر 1 پر نجکاری ہے مختلف سرکاری اداروں کی، تو لہذا اس کے اوپر ہمیں جو بھی حکومت پاکستان کے عوام منتخب کریں گے اس کو اپوزیشن اور دوسری جماعت سے مل کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب اس سٹیج کے اوپر جب پاکستان نے پچھلے 16 ماہ میں بہت ہی کڑا اور مشکل وقت گزارا ہے معاشی حوالے سے، ہم اس طرح جو ہے کئی 100 یا 1000 ارب روپیہ جو ہے وہ ان سرکاری اداروں کے نقصانات پورا نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اس سب کے لیے اگر کنسنسس ہوگا
तो हम आगे बढ़ सकेंगे, वरना फिर ये सियासी फुटबॉल बन जाएगा। इसी तरह हमें जो एक कुछ तनाव पिछले महीनों में देखने में मिला अदलिया और पार्लियामान के जी दरमियान, उसका भी हमें एक कोई आईनी हल निकालना है और अदलिया से बड़े अदब के साथ इस्तदा करनी है कि आईन ये कहता है कि इस रियासत का जो हाकमियत आला है अल्लाह ताला के बाद मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में है। तो लिहाजा वो जो अब हमने 17 में 18 में उसके बाद से एक मुहीब आईनी तजावुज देखा है अदालत की तरफ से, इसकी तरफ भी हमें गौर करना होगा। इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ सूबों के साथ जो हमारे मामलात अब उठ रहे हैं, माली भी, मालियाती भी, बजट के हवाले से, इस पे भी बहुत सीरियस गुफ्तगू हमें करनी है। क्योंकि फिर कहूंगा कि पाकिस्तान के अवाम जो है अब माजी से ज्यादा मुस्तकबिल में उनका इंटरेस्ट है। वो ये जानना चाहते हैं सियासी जमातों से कि उनके बेटे और बेटियों के लिए रोजगार कौन बेहतर कर सकता है, कौन पाकिस्तान को खुशहाली दे सकता है, कौन पाकिस्तान में जो मुश्किल मामलात हैं, पानी की तकसीम है, जो वसाइल की तकसीम है, पाकिस्तान के जो खारजा ताल्लुकात के बाद इश्यूज हैं हिंदुस्तान के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, तो लोग पाकिस्तानी जो हैं वो मुस्तकबिल पर नजर रखे हुए हैं। और उस नजर रखने का एक नतीजा ये जरूर होगा कि सियासी जमातों को चंद, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन चंद कलीदी इश्यूज पर कोई ना कोई कंसेंसस जो है उसका इर्तिका करना पड़ेगा ताकि हम मुल्क को आगे लेके जा सकें। ओके, आप समझते गुंजाइश है। सर, पंजाब का पॉलिटिकल लैंडस्केप, जाहिर बात है आप भी वहीं से इलेक्ट होकर आते हैं और आपकी ज़्यादातर सीट्स पंजाब से हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन पीटीआई आपका सबसे बड़ा हरीफ समझा जाता है सियासी तौर पे इस वक्त। सर वो जाहिर बात है उनके बहुत से लीडर तो रूपोश हैं और बहुत से जो हैं वो जेलों में हैं, बहुत से जमानतों पे हैं। तो कंफर्ट जोन है इस वक्त पीएमएलएन के लिए, क्योंकि आपके लिए कंफर्ट जोन है कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट की भी आपस में जो है इस वक्त दराड़ है, जाहिर बात है, और पीएमएलएन जो है वो बेहतर फील कर रही है इन पंजाब, क्योंकि जाहिर बात है जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो तो गालिबन आप भी एग्री करेंगे, ऐसी नहीं है कि लोग वोटर्स जो हैं वो खिंचे चले आएँ क्योंकि जो महंगाई है या बिजली के बिल हैं, जो दीगर उनके मसाइल हैं। लेकिन पीटीआई का एब्सेंस और पीपल्स पार्टी का मार्जिनस पे होना पीएमएलएन को स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रख रहा है। जी, इलेक्शन अल्लाह ताला ने मुझे भी मौका दिया है गुजरांवाला से इंतखाब लड़ने का जी, और यहाँ के शहरियों ने बहुत एतमाद किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन इलेक्शन कोई आसान नहीं है। अच्छा। कोई भी इलेक्शन जो है आप उसको नहीं कह सकते मेरी कंफर्ट जोन है। इलेक्शन हमेशा बड़ी, खासतौर पे शहरों में पाकिस्तान के और पंजाब के बड़े शहरों में बहुत संजीदगी से, बहुत सीरियसली कंटेस्ट होते हैं। और सिर्फ चंद बड़ी पार्टियां नहीं, वहाँ का 2-2 दर्जन लोग जो हैं वो उम्मीदवार होते हैं। तो लिहाजा कंफर्ट जोन कोई नहीं है। हमें हकीकत ये है कि इस वक्त जो मियां नवाज शरीफ की वापसी है और उसके बाद जो इंतखाब होना है, पीएमएलएन को दोबारा से रीलॉन्च करना है। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आज से 30 साल पहले ही मुस्लिम लीग नून जो है उसका बाकायदा आगाज हुआ था। तो 30 साल के बाद 21वीं सदी के लिए एक रीलॉन्च है कि हमें आगे कैसे जाना है। तो लिहाजा हमारे सामने ना सिर्फ इलेक्शनियरिंग या मुहिम का चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज जो है कि हमने पाकिस्तान से और पंजाब के शहरियों से कम्युनिकेट क्या करना है, उन्हें क्या समझाना है कि माजी में क्या हुआ और उसके बाद आगे हमें कैसे जाना है। तो लिहाजा ये जरूर है कि जो अभी 2018 का जो तजर्बा इमरानी हुआ था, उससे भी हमें सबक सीखने हैं, आवाम को भी सबक सीखने बताने हैं। लेकिन हम पंजाब के अवाम के बेहद शुक्रगुजार हैं कि 2018 में बदतरीन हालात हमारे लिए पैदा किए गए, उसके बावजूद पंजाब असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी नशिस्तों के लिहाज से मुस्लिम लीग नून थी। उसके खिलाफ उसको इंजीनियरिंग की गई पॉलिटिकल, और हुकूमत किसी और को दी गई। लेकिन तब भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा पंजाब की तरफ से एक सपोर्ट आई थी, और वही सपोर्ट जो है वो हमारी बुनियाद है, जिसको हम लेकर इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और पंजाब में भी और वफाक में भी कामयाबी हासिल करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख रहे हैं अपने मद्दे मुकाबिल आइंदा आम इंतखाबात में आप? जी, वो अगर कंटेस्ट करेंगे तो वो जरूर आए। हम एक जमहूरी पार्टी के होते हुए चाहेंगे कि तमाम पार्टियां जो जमहूरियत से चाहती हैं और इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती हैं वो हिस्सा लें। आप देखिए ना, मुश्किल तरीन हालात जो हमने 2018 के बाद देखे, आसान था कि हमारे भी बहुत सारे लीडर जो हैं जो जेलों में थे, जिनको टॉर्चर किया जा रहा था, वो पार्टी छोड़ जाते। लेकिन मुस्लिम लीग नून के कायदीन ने, उसके रहनुमाओं ने
पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी कायम रही। ये फर्क है कि जिस मसनूई तरीके से तहरीक इंसाफ को कायम किया गया था, उसी मसनूई तरीके से वो उसका शिराजा बिखर गया। मुस्लिम लीग नून की बुनियाद जो है वो अवाम में है, इसलिए वो मजबूती से मुश्किल में भी खड़ी रही और इंशाल्लाह आज भी मौजूद है। सर, नवाज शरीफ साहब के इस्तिकबाल के हवाले से दावा ये किया जा रहा है 10 लाख लोग आएंगे। आप समझते हैं कि वॉक द टॉक हो जाएगी सर, जो मौजूदा हालात देखिए, हैं? नंबर्स देना जो है वो हमेशा खतरनाक ही होता है, लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ जो है वो तकरीबन 4 साल के बाद वतन वापस आ रहे हैं, और उससे पहले भी वो अवामी नजर में मौजूद नहीं थे, तो लिहाजा उनकी अवाम में वापसी जो है एक बहुत बड़ा इंशाल्लाह इस्तकबाल होगा। तो सर इस्तकबाल होगा। आज निगरान वज़ीर आज़म साहब से सवाल हुआ, उन्होंने कहा कानून जो है अपना रास्ता अपनाएगा, तो इस्तकबाल के लिए आप लोग पहले आएंगे या पुलिस पहले मौजूद होगी? ये भी एक सवाल है। अगर जी पुलिस का होना या ना होना सियासी इस्तकबाल के लिए उस पर असरअंदाज नहीं होता। हमने तो अपने कायद के साथ अपनी यगानियत का इजहार करना है, तो कानून अपना रास्ता लेगा। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कानून का भी जो एक पार्टी की तरफ झुकाव था पिछले चंद सालों से, अब वो झुकाव जो है वो तराजू बिल आखिर सीधा और मतवाजन होगा। तो मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जो 2017 में और 18 में नाइंसाफियां हुई थी, उसको भी अब दुरुस्त किया जाएगा, और जब उनको इंसाफ मिलेगा तो इंशाल्लाह वो एक बार फिर पाकिस्तान के अवाम की हमायत से इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। शहबाज शरीफ साहब के दौर में नवाज शरीफ साहब ने वतन वापसी का इरादा नहीं किया। ज़ाहिर बात है, ऑब्वियसली PMLN लेड गवर्नमेंट थी, केयरटेकर गवर्नमेंट में आ रहे हैं, तो आप समझते हैं कि आइडियल बड़ा सोच के नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया होगा। 3 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं, तो इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए उन्होंने ये फैसला किया। और सर यही डेट अब फाइनल रहेगी 21 अक्टूबर, कोई अब इसमें रद्दोबदल नहीं होगा? लास्ट क्वेश्चन। जिस तरह तादाद देना खतरनाक है, हतमी तारीख देना भी खतरनाक है। बहरहाल एक आप समझें कि अप्रॉक्सीमेट डेट जो है उसका ऐलान हो गया है। दूसरा ये कि देखिए, हमारी हुकूमत की मौजूदगी में जो PDM की 15 जमातों की हुकूमत थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले उल्टने के बाद पंजाब की हुकूमत उल्टी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये कहा कि जो वोट है उसको ना गिनना जो है वो गैर आईनी होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पूरा उल्टा यू टर्न किया और कहा कि जी वोट नहीं गिना जा सकता। ये हमारी हुकूमत के दौर में ही हुआ था। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की जो मौजूदगी थी और उसके बाद जो पूरा एक उनका जानिबदार कॉन्डक्ट था, वो एक बहुत बड़ा सवाल था इंसाफ तक पहुंचने के लिए। और उसके बाद जो पार्लियामान के साथ मामला हुए, तो लिहाजा अब ये भी है कि अगले 2-3 दिन में मैंने कहा कि तराजू जो है बिलाखिर मतवाजन और सीधा होने जा रहा है। तो जब तराजू मतवाजन और सीधा होगा और मेरिट पर फैसले होंगे, तो मोहम्मद नवाज शरीफ सरफरू होंगे। लास्ट क्वेश्चन सर, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, पीपल्स पार्टी किसी और जमात से पंजाब की सतह पर सीट एडजस्टमेंट की गुंजाइश है? जी बिल्कुल है। इसलिए मैंने कहा हमारे 16 महीनों में एक मिसाली ताउन रहा है इन 15 जमातों का, हमारे साथ भी और हमारा उनके साथ भी। सबने एक दूसरे को जगह दी है, एडजस्ट किया है, एहतराम किया है। तो लिहाजा अगर कोई नई पार्टी भी आती है तो अलायंस के मामले में तो बिल्कुल सब दरवाजे खुले हैं, और ये भी फैसला आने वाले चंद हफ्तों में बिलाखिर हो जाएगा। सर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं नविश्ता दीवार है, पीपल्स पार्टी आ रहे हैं, नून लीग कहते हैं अब तय है, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, 14 दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे, बुलंद बांग दावे हैं। बारकैफ खुरम साहब, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी इलेक्शन कैंपेन भी जारी करेंगे, आपसे गाए बगाए हम गुफ्तगू भी करते रहेंगे। और अनवर साहब, एक आखिरी बात करनी हुई है कि अगर इंतखाबात अल्लाह करे, जिस तरह हमारी कोशिश है कि साफ, शफाफ और गैर आईनी मुदाखलत से पाक हों, तो फिर जिसको भी पाकिस्तान के अवाम इंतखाब करेंगे वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। हम सबको उसका एहतराम करना है। असल एहतराम जो है वो एक दूसरी जमात की बजाय पाकिस्तान के अवाम की राय का होना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया नवाजिश खुरम दस्तगीर खान साहब, व्यूअर्स हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे, उनसे नवाब की वतन वापसी, PMLN की लीडरशिप, नवाज शरीफ साहब के लिए सियासी और कानूनी चैलेंजेस, फिर जो महंगाई रही, बिजली के बिल के हवाले से, इकॉनमी, और पीपल्स पार्टी जिनकी कोलिशन पार्टनर है। और अभी भी खुरम साहब कह रहे हैं कि ज़ाहिर बात है दे हैड अ वेरी गुड अलायंस कोलिशन, बहुत अच्छी 16 माह रही। तो अब जो इस तरह के बयानात आ रहे हैं, लफ्जी जंगी कह लें, तो क्या ये सियासी बयानबाजी का हिस्सा है या कोई इसमें ओरिजिनलिटी भी है? उस हवाले से सवालात हुए, आपने जवाब
جوابات سنے. اشتر اوصاف صاحب نے صدر مملکت کی جانب سے جو لیٹر لکھا گیا اس کے آئینی اور قانونی پہلوؤں پر اپنا تجزیہ دیا. آج کے لیے یہی کچھ. ہمیں سوشل میڈیا فورمز پہ اپنی رائے سے نوازیے گا, رہنمائی کیجیے گا. کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور پروگرام سچ تو ہے کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.